एक और जहां भारत पाकिस्तान के रिश्ते कुछ खास नजर नहीं आ रहे, लगातार तनाव बरकरार है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी भारत के जो रिश्ते हैं लगातार ही उसमें अनबन देखने को मिल रही है। अब इसी बीच जो एक खबर सामने आई है कि तालिबान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आ रहे हैं। बता दें कि तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम है आमिर खान मुत्तकी। वो कब आ रहे हैं, कौन है वो, और भारत के लिए उनका ये जो दौरा है किस तरीके से मायने रखता है, ये तमाम चीजें जानने के हमारे साथ रजत मौजूद है। रजत, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि विदेश मंत्री तालिबान के भारत आ रहे हैं, तो आखिर आमिर खान मुत्तकी है कौन जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये दौरा क्यों हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद द्वारा बकायदा इन पर प्रतिबंध लगाया गया है और ये प्रतिबंध अब इनका हटाया जा रहा है। इसी प्रतिबंध के हटने के बाद से, क्योंकि इन पर किसी अन्य देश की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था, इन्हें हथियारों को लेकर प्रतिबंध था, संपत्ति भी फ्रीज की गई थी यूएनएससी द्वारा, तो अब ये प्रतिबंध हटाया जा रहा है और ये प्रतिबंध इनका हटते ही ये भारत दौरे पर इनके आने की संभावना है। हालांकि अभी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 10 अक्टूबर को ये भारत यात्रा पर आएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि अगस्त के महीने में इनकी यात्रा भारत की यात्रा इनकी होने वाली थी, लेकिन तब पाकिस्तान ने अड़ंगा लगा दिया था, क्योंकि मौजूदा समय में यूएनएससी की अध्यक्षता पाकिस्तान कर रहा है, तो ऐसे में तब उनकी ये यात्रा रद्द हो गई थी। लेकिन अब भारत के दौरे पर आएंगे तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी। आपको बता दें कि उससे पहले 6 अक्टूबर को इनकी रूस यात्रा होने वाली है और रूस यात्रा भी इसलिए बेहद अहम हो जाती है क्योंकि भारत और रूस के संबंध बेहतर हैं और ऐसे में तालिबान गैर अमेरिकी जो देश हैं, जो मौजूदा समय में अमेरिका से कटे हैं, अमेरिका से जिनकी दूरी बढ़ रही है, तालिबान उन देशों के साथ संबंध और संपर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों चीन के नेताओं के साथ भी तालिबान के नेताओं की मुलाकात हुई थी। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को इनकी ये यात्रा भारत में प्रस्तावित है। इससे पहले आपको बता दें कि 15 जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं, आपकी चर्चा आगे बढ़े इससे पहले एक सवाल बनता है जो कि दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से मुत्तकी पे बैन क्यों लगाया गया था, क्या वजह थी? वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 15 मई को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ इनकी बातचीत हुई थी, टेलीफोनिक बातचीत हुई थी। आपको बता दें कि अगस्त 2021 में अशरफ गनी की सरकार जब गिरी थी, उसके बाद ही तालिबान का अफगानिस्तान में कब्जा हुआ और उसके बाद से ही ये विदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर आमिर खान मुत्तकी कौन है। ये जानना जरूरी है कि आप ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में आमिर खान मुत्तकी तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री भी ये रह चुके हैं जब पिछली तालिबानी सरकार थी 1996 से लेकर 2001 के बीच। इसके अलावा जब पंजशीर विद्रोहियों से समझौता करने की बात आई थी तब भी इन्हें मुख्य वार्ताकार के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी, हालांकि वो वार्ता असफल रही थी। अफगान जिहाद के दौरान मौलवी मोहम्मद नबी मोहम्मदी के समूह का ये हिस्सा रहे जब अफगानिस्तान में अफगान जिहाद अपने चरम पर था और 5 नवंबर 2001 को काबुल में आपको बता दें कि अमेरिकी सैन्य अभियानों का इन्होंने विरोध किया था। तो अब ये हमने बताया आपको कि मुत्तकी कौन थे, विदेश मंत्री हैं मौजूदा समय में, और जब पहले भी अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा था तब कई बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके थे और कई आंदोलनों का ये हिस्सा रह चुके थे। तो रजत, जिस तरीके से आपने बताया कि आखिर आमिर खान मुत्तकी है कौन, अब सवाल ये सबसे बड़ा है कि आखिर सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से बैन उन पे क्यों लगाया गया था? क्योंकि भारत में वो पहले ही आने वाले थे, अगस्त के महीने में ही आने वाले थे, लेकिन अब जाके वो प्रतिबंध हटा है, तब जाके वो भारत दौरा कर पा रहे हैं, तो बैन आखिर लगा क्यों था? देखिए, बैन इसलिए लगा था, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जिस तरीके से तालिबान का कब्जा था 2001 तक, 1996 से लेकर 2001 तक कब्जा था और उस समय यही आमिर खान मुत्तकी हैं जो तब की तालिबान सरकार में काफ़ी यंग थे और कई सारी पदों पर जिम्मेदारी निभा रहे थे और इन पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो 25 जनवरी 2001 को यूएनएससी के तहत लगाया गया था। आपको बता दें कि तब यूएनएससी का प्रस्ताव 1998 है, तालिबान सेक्शन लिस्ट में वो शामिल है, उसी के तहत इन पर प्रतिबंध लगाया गया था और प्रतिबंध लगाने के बाद अब जो उनको छूट मिली है वो 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक इन्हें छूट मिली है। लेकिन आपको बता दें कि तब जब इन पर प्रतिबंध लगाया गया था तो इनके यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था, संपत्ति फ्रीज कर दी गई थी और इसके अलावा हथियारों पर बैन लगा दिया गया था। उसकी कहानी हमें समझने के लिए जाना पड़ेगा 2001 की तरफ। दरअसल आपको बता दें कि जब तालिबानी सरकार थी तब अमेरिकी सेना का वहां कब्जा नहीं था, लेकिन अमेरिका ने 2001 में तालिबान की सरकार पर फिर से हमला किया था और
उसके बाद से अफगानिस्तान में अमेरिका लंबे समय तक अपने सैनिकों के जरिए वहां अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन कराता रहा। और हालांकि जब 2021 में आखिरकार फिर अमेरिकी सैनिक वापस गए, फिर से तालिबानी सरकार का कब्जा होता है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात था, क्योंकि ये लगातार विरोध कर रहे थे, जैसा कि मैंने बताया कि 5 नवंबर 2001 को इन्होंने जो है काबुल में, क्योंकि जब कब्जा हुआ तो अमेरिकी सैन्य अभियानों का इन्होंने विरोध किया था। और जैसे ही अमेरिका ने फिर से 2001 में वो हमला किया और तालिबान की सरकार को हटाया और फिर से अमेरिकी सैनिकों को वहां बसा दिया, एस्टेब्लिश कर दिया, उसी की बाद, क्योंकि अमेरिका को ये दिखाना था कि ये जो तालिबान गुट है वो आतंकी संगठन है, ये दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। और यही वजह है कि तालिबान के मसले पर हमेशा से उसे अलग थलग करने की कोशिश होती रही, उसे एक आतंकवादी समूह के तौर पर पेश किया जाता रहा। जबकि आपको ये बता दें कि तालिबान के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक कट्टरपंथी इस्लामिक राजनीतिक और सैन्य आंदोलन है। क्योंकि तालिबान में आपको बता दें कि जो वहाँ की लैंग्वेज है पाश्तो भाषा में उसे ज्ञानार्थी या छात्र कहते हैं। तालिबान का अर्थ ये होता है। इसकी शुरुआत दरअसल 1990 के दशक से हुई थी और 2021 में फिर से ये सत्ता में उन्होंने कब्जा फिर से जमाया था। और आपको बता दें कि इसकी शुरुआत जब हुई थी तो ये पाकिस्तान के पश्तून इलाकों में ये जो तमाम धार्मिक मदरसे हैं वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। और पहला शासन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 1996 से 2001 तक था। और इस दरमियान मुल्ला उमर इनका सर्वोच्च नेता हुआ करता था। लेकिन 2001 में फिर से अमेरिका ने हमला किया और इसी हमले के बाद इस पर मतलब उनके तमाम लोगों पर बैन लगाया गया यूएनएससी की तरफ से। तो इसमें आमिर खान मुत्ताकी का नाम भी शामिल था और इसी वजह से इन पर यह बैन लगाया गया था। हालांकि जब 2021 में फिर से अमेरिकी सेना वहां से चली गई तो तालिबान ने फिर से काबुल पर कब्जा कर लिया। तो इस वजह से आपको बता दें कि ये बैन तब लगा था, लेकिन 2021 में फिर से ये आते हैं और विदेश मंत्री बनते हैं। और एक जो सबसे बड़ा और गंभीर आरोप तालिबान सरकार पर लगता रहा कि जब 1996 से 2001 तक इनका जब कब्जा था तो इन पर आरोप लगता रहा कि इन्होंने अल कायदा को शरण दी है। तो ये एक आरोप लगता रहा कि आप जो है दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन अल कायदा का जब भी जिक्र आता है तो ओसामा बिन लादेन का जिक्र आता है, तो उस पर ये कहीं न कहीं इनको भी आतंकी के तौर पर ही पेश किया जाता रहा। इसीलिए यूएनएससी, जो कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा काउंसिल है, तो ये प्रतिबंध लगाया था। हालांकि अब प्रतिबंधों में आंशिक छूट दी जा रही है। अब ये बड़ा जरूरी हो जाता है। तो अब हम ये भी जानेंगे कि आखिर भारत दौरा क्यों अहम है और भारत क्यों आना चाहते हैं। बिल्कुल। तो रजत, जिस तरीके से आपने बताया कि अब हम ये जानेंगे, अब प्रतिबंध हट चुका है, भारत के लिए क्या मायने रहेंगे, क्योंकि अब वो भारत आ रहे हैं और भारत क्यों चाहता है कि वो भारत आए? हाँ, क्योंकि उससे पहले ये भी जरूरी है कि तालिबान क्यों चाहता है, क्योंकि भारत ने डे वन से क्लियर करके रखा है तालिबान के मसले पर कि आप अगर आतंकियों का समर्थन नहीं करेंगे, आप सिर्फ सरकार चलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप किसी भी आतंकी गतिविधियों में लिप्त नहीं रहेंगे तो भारत आपके साथ खड़ा रहेगा। जैसा कि इन पर आरोप लगता रहा कि जब पहली सरकार इनकी थी तो ये लोग अलकायदा को संरक्षण देते रहे, उन्हें शरण देते रहे। तो ऐसे में भारत ने क्लियर कर दिया है कि आप जो है आतंकवाद का समर्थन न करें। लेकिन अब जो सबसे अहम हो जाता है कि आखिर वो क्यों आना चाहते हैं, वो भारत क्यों आना चाहते हैं, भारत से उन्हें क्या चाहिए। उससे पहले आपको बता दें कि भारत ने बहुत ज्यादा निवेश अफगानिस्तान में कर रखा है। वो आगे हम बताएंगे, आंकड़े के साथ बताएंगे कि भारत ने कितना निवेश अफगानिस्तान में किया और भारत ने किस तरीके के अफगानिस्तान के विकास में भारत ने बड़ा योगदान दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है बगराम एयरबेस। इस समय बगराम एयरबेस को लेकर बड़ी चर्चा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर तालिबान के लोगों को चेतावनी दे दी थी कि कहा था कि बगराम एयरबेस आप खाली करो और अमेरिकी सेना वहां फिर से जाएगी। आपको बता दें यही वो बगराम एयरबेस है जहां से अमेरिका ने लंबे समय तक मिडिल ईस्ट को कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में रखा, अपने कब्जे में रखा, क्योंकि वहां अमेरिकी सेना जब रहती है तो वहां से वो ईरान से लेकर कई सारे मिडिल ईस्ट के देशों में वो अपना जो प्रभाव है उसको इम्पैक्ट को वो दर्शाती है। और इसी वजह से तालिबान इस मसले पर, बगराम एयरबेस के मसले पर वो चाहता है कि भारत उसे समर्थन दे, क्योंकि मौजूदा समय में भारत वो देश बन चुका है जो कई मुद्दों पर अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति को सीधे आंख में आंख डालकर उनका विरोध कर रहा है। तो ऐसे में तालिबान को ये उम्मीद है कि बगराम के मामले पर, क्योंकि तालिबान की तरफ से भी ये बयान सामने आया था जब ट्रंप ने इस पूरे मसले को कहा, तो तालिबान की तरफ से ये कहा गया कि हम अगले 20 साल युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं वो चाहते हैं कि बगराम के मामले पर भारत समर्थन दे, लेकिन भारत इस मामले में बहुत सावधानी बरत रहा है।
क्योंकि अमेरिका के साथ पहले से ही संबंध भारत के लिए कहीं ना कहीं उतने अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा तालिबान ये भी चाहता है कि भारत अपने बहुत सारे जो दूतावास है वो हमारे राजनयिकों के लिए खोले। आपको बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान राजनयिकों के लिए हाल ही में मुंबई और हैदराबाद में कई महावाणिज्य दूतावास भी खोले हैं। दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास का चार्ज आपको बता दें मोहम्मद इब्राहिम खिल के पास ही है, जो अशरफ गनी की सरकार के दौरान भी यहाँ तैनात थे। और ये जो एक बड़ी बात सामने आती है, तालिबान ने जब भारत में पहलगाम आतंकी हमला हुआ तब तालिबान ने उस आतंकी हमले की निंदा की और पूरी दुनिया को पता है कि उस आतंकी हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठे थे। और इसी वजह से तालिबान ने जब उस मसले की निंदा की तो कहीं ना कहीं भारत ने भी उसका स्वागत किया। आपको बता दें कि तालिबान ये भी चाहता है कि भारत में अधिक वो राजनयिक तैनात करे। अफगानिस्तान छात्रों के लिए भारत जैसे एक समय बहुत सारे अफगानी छात्र, आप देखेंगे दिल्ली में ही कई ऐसे इलाके हैं जहां अफगानिस्तान से लोग बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। तमाम दिल्ली की हमने तस्वीरें हम जानते हैं कि ऐसे में वो चाहता है कि भारत अपने मतलब विश्वविद्यालय खोले हमारे छात्रों के लिए, इसके अलावा व्यापारियों के लिए, बिजनेस के लिए और मरीजों के वीजा बढ़ाने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान में उस स्तर के अभी हॉस्पिटल नहीं है। और हमने देखा क्रिकेट के मसले में भी देखिए, अफगानिस्तान का जो होम ग्राउंड है वो भारत में है, तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड भारत है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा रजत, क्योंकि हमने देखा कि यूएन मीटिंग में भी किस तरीके से भारत ने तालिबान को साफ साफ ये बात कही है कि ना तो वो आतंकवाद को समर्थन करे, ना ही अपने जमीन का दुरुपयोग करे। भारत का स्टैंड डे वन से क्लियर रहा है किसी भी देश के साथ। भारत इवन पाकिस्तान को भी यही कहता है कि हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है, बशर्ते आप अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकियों के लिए ना करें, आतंकियों को आप पनाह दें। भारत डे वन से यही क्लियर करता है। तो इसी मसले पर, तालिबान के मसले पर भी, क्योंकि 2021 में जब से 4 साल से लगभग 4 साल का वक्त हो चुका है, 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत रहा है, और इसीलिए ये बातचीत अब मुलाकातों का दौर पहली बार शुरू है। शायद तालिबान ये मानेगा, क्योंकि उसे ये पता है कि भारत के बिना तालिबान का विकास, क्योंकि अफगानिस्तान में जितने भी विकास कार्य हुए लगभग उसमें भारत ने किया। और इतना ही नहीं, भारत ने अफगानिस्तान में आपको बता दें कि जैसा हमने बताया बड़े पैमाने पर निवेश कर रखा है, तो ये एक हो जाता है। इसीलिए तालिबान भारत से अच्छे संबंध चाहता है। अब ये सवाल भी आता है कि आखिर भारत अफगानिस्तान के साथ ये अच्छे रिश्ते मेंटेन करके क्यों रखना चाहता है? इसका कारण है जो हमने निवेश कर रखा है, पहला तो वो, क्योंकि हमने निवेश कर रखा है तो हम जिस भी देश में निवेश करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसके साथ अच्छा संबंध हो। दूसरा है, यहाँ आ जाता है पाकिस्तान का भी मसला, क्योंकि पाकिस्तान के बाद ही अफगानिस्तान की शुरुआत होती है। और मौजूदा समय में आप देखेंगे कि किस तरीके से अफगानिस्तान और तालिबानी सरकार के बीच तनातनी रहती है। तालिबानी सरकार लगातार पाकिस्तान का विरोध करती है और पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि तालिबान किसी तरह से भारत से नजदीक आए। इसीलिए जब पिछली यात्रा इनकी होने वाली थी मुक्तकी की, तब पाकिस्तान ने अड़ंगा लगाया था। आपको बता दें कि मौजूदा समय में अड़ंगा लगाया था इसी वजह से। अब लेकिन दौरा इनका हो रहा है, क्योंकि यूएनएससी की मौजूदा समय में अध्यक्षता पाकिस्तान कर रहा है और उपाध्यक्ष उसके गुयाना और रूस हैं। तो ये दौरा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति की दिशा में बड़ा कदम है और पाकिस्तान के साथ उसके तनावपूर्ण संबंध है। भारत चाहता है, क्योंकि अगर भारत को मिडिल ईस्ट में अपनी पहुंच और बढ़ानी है तो ऐसे में, क्योंकि भारत इसीलिए पहले अफगानिस्तान में निवेश कर रहा था कि वो पाकिस्तान को बाईपास करे और अफगानिस्तान के जरिए मिडिल ईस्ट में अच्छे से पहुंचे। तो तालिबान जब वहां आया तो तालिबान के साथ हमें संबंध मिडिल ईस्ट और अन्य पश्चिमी देशों तक पहुंचने के लिए हमें तालिबान से अच्छे संबंध चाहिए। और एक और बड़ी बात है कि पाकिस्तान के साथ किस तरीके का तनाव है वो भी बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है, उसका नाम है डुरन लाइन। उसे लेकर काफी तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान दरअसल ये लगातार आरोप लगाता रहता है कि अफगानिस्तान तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म में करें TTTP, वो सुरक्षा दे रहा है। और हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार से हवाई हमले भी हुए हैं, जिसका तालिबान नेतृत्व ने कड़ा विरोध भी किया है। इस दौरान भारत ने अफगानिस्तान से नजदीकी बढ़ाई है, क्योंकि भारत इस लिहाज से नजदीकी बढ़ाना चाह रहा है कि आप पाकिस्तान के दुश्मन हो तो हमारे आप दोस्त हुए, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। और हमने ऑलरेडी वहां बहुत सारे निवेश कर रखे हैं। हम ये भी बताएंगे कि आखिर इस पे चीन और अमेरिका पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पहले हम निवेश के बारे में बता देते हैं, वो जान लेना बहुत जरूरी है। दरअसल 20-25 साल, पिछले जो 20-25 साल रहे हैं, सन 2001 के बाद की अगर हम बात करें, जब तालिबान सरकार वहां से हटती है, उसके बाद से भारत ने अफगानिस्तान में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। अब आप समझेंगे, अफगानिस्तान की संसद का नाम है मिली शुरा, उसका भी निर्माण भारत ने कराया और उसके लिए भारत ने, आपको पता है, 670 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कराया। और ये भी जानकर आपको हैरानी होगी कि वहां पर एक कमरा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी है। इसके अलावा वहां जो बिजली मिलती है
उसमें भी भारत ने बड़ी भूमिका निभाई। 42 मेगावाट का सलमा डैम भारत ने बनवाया। जी हाँ, वहाँ का एक बड़ा डैम है और बिजली आपूर्ति करने में वहाँ का सबसे बड़ा योगदान है। और इससे पूरे हेरात प्रांत को, मतलब पूरे हेरात प्रांत वहाँ का एक है, वहाँ पावर सप्लाई सिर्फ इसकी वजह से मिलता है और भारत ने ये बनवाया। और ये एक और बड़ी बात है कि लंबे समय से जिस तरीके से अमेरिका और पश्चिमी देश तालिबान का बायकॉट कर रहे थे, लेकिन उनकी भी नज़र हमेशा थी, वे जर्मनी और जापान के जरिए अफगानिस्तान सरकार को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश भी तालिबान को नहीं खोना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, जो काबुल एयरपोर्ट था उसका संचालन आपको बता दें यूएई कर रहा था। ऐसे में भारत ने भी ये दांव खेला था निवेश का। तो अब इसका प्रभाव आने वाले समय पे हम देखेंगे, जिस तरीके से भारत और तालिबान के बीच अब संबंध पटरियों पर लौटने की कोशिश हो रही है, उसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं आने वाले समय में चीन, अमेरिका और पाकिस्तान पर भी देखने को मिलेगा। जिस तरीके से रजत आपने ये कहा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ, हाँ। तो उस हिसाब से अब ये एक बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान, चाइना और यूएसए, क्योंकि अभी रिश्ते जिस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से असर डालेगा भारत का जो रिश्ता है चाइना, यूएसए और पाकिस्तान के साथ। उससे पहले आपको बता दें कि मई महीने में ही मुत्ताकी ने बीजिंग में चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो हैं और यांग यी से और इशाक डार, इन दोनों से मुलाकात की थी। हालांकि एक अनऑफिशियल बैठक थी। इस बैठक में जो सबसे बड़ी बात थी वो थी कि अफगानिस्तान जो पाकिस्तान और चीन का आर्थिक गलियारा बन रहा है, जिसे हम CPEC नाम से जानते हैं, और कहा गया था कि ये अफगानिस्तान तक बढ़ाया जाए। इसीलिए भारत ने तालिबान को कहीं ना कहीं कहा कि आप लोग आइए, अब बैठिए, बातचीत करते हैं, क्योंकि भारत लगातार डे 1 से CPEC का विरोध करता रहा है। आपको बता दें कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 60 अरब अमेरिकी डॉलर से बन रहा है, तो भारत डे 1 से इसके निर्माण का विरोध करता रहा है और ये POK से गुजर रहा है। और भारत का दावा है कि POK हमारा है, पाकिस्तान ने उसे अनधिकृत तरीके से कब्जा किया है। और जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर चाइना का इसलिए इम्पैक्ट ये पड़ेगा क्योंकि अगर भारत अफगानिस्तान को अपने, मतलब तालिबान को अपने साथ अगर ले लेता है, तो CPEC का विरोधी खड़ा कर देगा। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं चीन को और पाकिस्तान को झटका लगेगा। अमेरिका को इस लिहाज से संदेश देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बगराम एयरवेज की बात आती है, तो बगराम एयरवेज की जब बात आती है तो तालिबान ने यह साफ कर दिया था कि अगले 20 सालों तक हम युद्ध के लिए तैयार हैं। अब बगराम एयरवेज भारत के लिए भी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि बगराम का इस्तेमाल अमेरिका ईरान के खिलाफ करना चाहता है और ईरान भारत का बहुत अच्छा व्यापारिक मतलब देश है, बहुत अच्छे हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं। वहाँ से हम बहुत बड़ी मात्रा, रूस के बाद आज के समय में हम सबसे ज़्यादा, एक समय तो लंबे टाइम तक हमने ईरान से ही क्रूड ऑयल हम खरीदते रहे। हाँ। और ईरान हमें अन्य देशों के मुकाबले हमें सस्ता क्रूड ऑयल देता है, तो ऐसे में ईरान हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे में भारत के लिए तालिबान बेहद ज़रूरी है। अब तालिबान के जरिए हमारे साथ कहीं ना कहीं ईरान हमारे साथ जो है वो दिखेगा, क्योंकि अमेरिका की पूरी प्लानिंग है ईरान को तबाह करने की। तो ऐसे में अमेरिका के लिए भी एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। तो जिस तरीके से आपने समझाया रजत कि आखिर राजनीतिक मायने इस दौरे के क्या हो सकते हैं, किस तरीके से तालिबान का ये जो भारत दौरा है, जो कि संभावित तौर पे कहा जा रहा है कि 10 तारीख को होगा, वो कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि तालिबान के लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखना होगा कि जब वो भारत दौरे पर आते हैं तो किस तरीके से ये राजनीतिक मायने निखरते हैं और किस तरीके से परिणाम जो है वो सामने आते हैं। बाकी देश विदेश की तमाम जानकारियों के लिए आप दैनिक जागरण देखते रहिए।